नमस्कार दोस्तों, मैं अजय प्रकाश। आज शाम बहुत बड़ी खबर इस देश में चली और उसके कारण देश न सिर्फ शर्मसार हुआ बल्कि अचंभित भी है। देश और दुनिया के जानी-मानी खिलाड़ी साक्षी मलिक जो पहलवान हैं, उन्होंने कहा है, घोषणा की है कि वह अब पहलवानी से संन्यास ले लेंगी। उन्होंने कहा है कि बृजभूषण शरण सिंह अगर ओलंपिक में रहते हैं, उनके लोग इस पूरे के पूरे खेल के जाल में बिछे हुए हैं, तो हमारे जैसे आंदोलनकारियों, पीड़ितों का क्या स्थान है? वो रोती रही देश भर से, पूरे देश ने उनको देखा और देखा कि किस तरह से वह लड़की जो पूरे समूह के साथ, आंदोलनकारियों के साथ 40 दिन से ज्यादा सड़क पर सोती रही, उसको आखिरकार क्या मिला? यह क्या संदेश है? भारतीय जनता पार्टी और सत्ता में बैठी मोदी सरकार आखिर इस मुल्क के खिलाड़ियों को, महिलाओं को क्या संदेश देना चाहती है? ये वही मोदी सरकार है जिसके की सभापति की मिमिक्री से देश शर्मसार होने की बात कहता है जाट समाज की बेइज्जती है, किसानों की बेइज्जती है। लेकिन किसानों की इन बेटियों के साथ जो हुआ है, क्या वह बेइज्जती शर्मसार होने वाली बात नहीं है? इस वक्त हमारे साथ इन बातों को समझने जानने के लिए हरियाणा से जगमती सांगवान हैं। वह खुद भी खिलाड़ी रही हैं, महिला अधिकार कार्यकर्ता हैं। वह देश और दुनिया में महिला संघर्षों के लिए जानी जाती है। जगमती जी, आज की जो परिघटना है आप ही के राज्य से है, वह लड़कियां भी आपकी परिचित होंगी। आप आंदोलन में यहाँ जंतर मंतर पर आती रही, उन्हें समर्थन देती रही। जब उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और जब यह बात कही कि साक्षी मलिक मैं अब संन्यास लेती हूं, तो आपको क्या लगा? जी, आवाज। हाँ, अजय, निश्चित रूप से जो साक्षी मलिक ने अपना जो फैसला सुनाया, ये बहुत ही दुखद पल है, क्योंकि वो खिलाड़ी जिन्होंने पूरे विश्व में सबको हरा दिया, उन उन खिलाड़ियों को अपने देश के अंदर हमारे जो यहाँ की सत्ता है उसने हरा दिया, और न केवल हराया है बल्कि हताश भी किया है एक तरह से। ये जो साक्षी मलिक का फैसला है, ये एक तरह की हताशा का ही नतीजा है, क्योंकि जो उनके साथ जिस तरह का जो हिंसा हुई थी, यौन शोषण हुआ था, उन्होंने उसके खिलाफ अपने सही, अनुशासित और कानूनी तरीके से आवाज उठाई, और उनको ये भरोसा था सिस्टम में कि उनको न्याय मिलेगा। और सबसे पहले तो उन्होंने आवाज बल्कि देश के प्रधानमंत्री के सामने उठाई कि इस तरह का आचरण उनके साथ हो रहा है। उन्होंने उनको भरोसा दिलाया कि उनके साथ खेल मंत्रालय से संपर्क में होंगे लोग। इंतजार किया उन्होंने, लेकिन किसी न किसी भी तरह का कोई संपर्क उनसे नहीं किया, और ना ही उनको ये भरोसा दिलाया उनके साथ बातचीत करके कि आगे से इस तरह की हरकतें नहीं होंगी। तब जाकर उनको कानून का सहारा लेना पड़ा, और जब कानून का सहारा लेने वो चली है तो एफआईआर दर्ज करवाना ही अपने आप में चुनौतीपूर्ण बन गया। उनकी एफआईआर ही दर्ज नहीं की जा रही थी पहले तो, उसी के लिए उनको जो है धरने प्रदर्शन करने पड़े हैं, और सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेना पड़ा है, तब जाके तो वो एफआईआर दर्ज हुई है। उसके बाद जब एफआईआर की जो इन्वेस्टिगेशन है, जो बिल्कुल एक पारदर्शिता और बहुत ही गंभीरता की मांग करती थी, वो इन्वेस्टिगेशन भी मतलब एक तरह से सवालों के घेरे में है, क्योंकि जो नाबालिग लड़की थी, एक जो शिकायतकर्ता इनके अंदर, पॉक्सो वाली, सबसे पहले उसके परिवार को जो बृजभूषण और अध्यक्ष जिनके ऊपर यौन शोषण के आरोप है, उन्होंने, उनके लोगों ने उनको निशाना बनाया और तमाम तरह से उनको तोड़ने के लिए, उनको हताश करने के लिए, उनको जो है परेशान करके इस जगह पे लाके छोड़ दिया कि इन्वेस्टिगेशन से पहले ही वो जो है बेचारे मतलब अपनी न्याय की लड़ाई जो है उसमें आस खो के बैठ गए।
तो इसके बाद फिर जो जंतर मंतर के ऊपर जो आंदोलन चला है, उस समय के ऊपर भी हमारे जो सत्ता और जो न्याय देने वाली एजेंसीज है कई जगह के ऊपर, उन्होंने इन लड़कियों की इंटेंशंस के ऊपर मतलब सवाल उठाए, ये झूठ बोल रही हैं, और ये तो मतलब राजनीतिक हाथों में खेल रही हैं, इनका उद्देश्य अब खेल से नहीं रहा है, ये तो राजनेता बनना चाहती है, और इनके तार तो पता नहीं कहाँ कहाँ जुड़े हुए हैं। तमाम तरह से मतलब उनके न्याय के संघर्ष को लांछित करने की कोशिशें की गई। जी हालांकि उन्होंने अपने जितना उनका अनुभव था उसके आधार पे शुरू में ये भी कहा कि वो किसी भी तरह के किसी भी राजनेता को अपने मंच पे नहीं आने देंगे और वो जी खुद ये लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि वो उनके साथ किस तरह का धोखा किया गया उस पूरे संघर्ष में, लड़ाई न्याय के नाम पे, तो फिर से उन्होंने जो है माफी भी मांगी उन राजनेताओं से कि भाई हमारे से गलती हुई, हमने उनको जी अपने स्टेज से वापस लौटाया था, लेकिन हमें ये जानकारी नहीं थी कि इस तरह का धोखा हमारे साथ हो सकता है, और हम दोबारा से ये लड़ाई जारी करना चाहते हैं, और हमारा साथ दें तमाम जो संगठन है और तमाम राजनीतिक पार्टियां जो न्याय में विश्वास रखती है। तो जी उसके बाद फिर उन्होंने इतना लंबा संघर्ष जो है वो लड़ा, सड़कों पे बैठे रहे, वहां पे भी उन्होंने अपनी प्रैक्टिस भी जारी रखने की कोशिशें की कि वो अपना खेल भी जारी रख सके और अपनी न्याय की लड़ाई भी जारी रख सके, तो परंतु जगमती जी हाँ। एक इंटरनेशनल खिलाड़ी हाँ। साक्षी मलिक उनके सहयोगी जो साथी संघर्ष में थे, वह सभी लोगों की जो मानसिकता बनती है, हाँ। अब जब साक्षी मलिक कह रही हैं कि मैं संन्यास ले रही हूं इतने लंबे संघर्षों के बाद, तो जो माँ बाप अपने बच्चों को खिलाड़ी बनाना चाहते हैं, जो माँ बाप चाहते हैं कि बच्चे का भविष्य बने इस तरह से, दूसरा यह भी सवाल है कि सरकार का जो रवैया है खेल के प्रति, यह सब कुछ एक हताशा तो साबित करता ही है, नाउम्मीदी भी साबित करता है, और लड़कियों के खेल में वापसी 21वीं सदी का यह भारत 18वीं सदी के भारत जैसा नहीं लगता है लड़कियों के मामले में। बिल्कुल, ये जो मैं भी जो बता रही थी कि ये इतना लंबा सफर संघर्ष का तय करते हुए फिर भी उनको जो है एक तरह से अब ये जो चुनाव किया गया है उसमें बिल्कुल ये कह सकते हैं कि सत्ता के संरक्षण से उनकी हार इस चुनाव में भी सुनिश्चित की गई है लड़कियों की। तो ये जो संकेत है इससे नाउम्मीदी जो आपने कहा कि जाहिर है जिस उम्र के पड़ाव पे वो है वो उसमें एक नाउम्मीदी का ही संकेत है ये जो साक्षी मलिक ने निर्णय दिया कि वो आगे से कुश्ती नहीं करेंगी। और निश्चित रूप से अगर ये संघर्ष यहाँ पे अगर आके कंक्लूड होता है तो इसका उन परिवारों के ऊपर, उन आने वाली खिलाड़ियों के ऊपर बहुत ही नकारात्मक असर पड़ेगा कि जो अपना करियर जो है वो खेल में बनाना चाहते थे, और वो पहले से भी हो चुका है जिस तरह का सुलूक पुलिस के द्वारा, सरकार के द्वारा इन खिलाड़ियों के साथ किया गया था। एक तरह से ये केवल इन खिलाड़ियों की नाउम्मीदी नहीं है, बल्कि खेल जगत के अंदर हमारे देश की लड़कियां जो है दुनिया के पैमाने पे जो अपना परचम फहरा रही थी, तो ये पूरे देश और समाज की एक तरह से हार है जो इस रूप में सामने आ रही है। लेकिन हम ये बताना चाहते हैं कि ये जो लड़ाइयां हैं पूरी ये पितृसत्तात्मक और जिस तरह का राजनीति का हमारे यहाँ पे अपराधीकरण एक तरह का देखने को मिल रहा है, और अपराधी अपने जो उनके अपने राजनेता हैं उनको संरक्षण देने का जो रवैया देखने को मिल रहा है, तो ऐसे में ये जो लड़ाइयां हैं ये लंबी चलेंगी और इनमें कई जगह पे सफलता विफलता जो है वो इसका हिस्सा है, क्योंकि वर्तमान में जो लोग सत्ता में बैठे हैं उनका जो चरित्र है वो
मतलब खुद घोर एक तरह से कहें कि मनुवादी उसको कह सकते हैं कि जी, शूद्र ढोल पशु नारी ये सब तारण के अधिकारी, वो इस तरह के विचारों में विश्वास करने वाले लोग हैं। और आप ये देखिए अजय, कि रियो ओलंपिक के अंदर केवल इस देश की महिलाओं ने मेडल जीता था, पहली बार ये ऐसा मुकाम आया था। लेकिन जी, उसके बाद हमारे देश के प्रधानमंत्री ने एक तरफ तो ये कहा कि आज से मैं अपना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो नारा है उसको बेटी खिलाओ नारे के रूप में एक्सटेंड करता हूं। लेकिन उसी समय पे जब उन्होंने एक टास्क फोर्स गठित करी कि आगे आने वाले ओलंपिक्स के अंदर हम ज्यादा से ज्यादा मेडल जीत पाए, इसका एक रोड मैप तैयार करेगी एक एक्सपर्ट्स की कमेटी जो है। तो उसके अंदर उन्होंने 8 एक्सपर्ट्स को चुना और उन 8 एक्सपर्ट्स में एक भी महिला नहीं थी उस टास्क फोर्स के अंदर। तमाम जो है पुरुष थे जो रखे गए, जबकि मेडल केवल महिलाएं जीत कर लाई थी। तो ऐसा डेमोक्रेसी के अंदर और 75 साल की आजादी के बाद इस तरह से मतलब एक्सक्लूजन जो है जेंडर के लेवल पे इस तरह का अंधापन जो है वो एक खास तरह के विचार से जुड़ा हुई मानसिकता ही कर सकती है। तो जी, हम ये कहना चाहते हैं कि इस वर्तमान सरकार का जो चरित्र है हमारी खिलाड़ियों को उसको गहराई से समझते हुए अपने हौसले जो है वो बना के रखने की जरूरत है। और एक लंबी लड़ाई के लिए अपने आप को तैयार रखने की जरूरत है। क्योंकि ये देश जो है ये हमारा है और हम खिलाड़ी महिलाएं जो आज जहां तक पहुंची हैं इसके अंदर किसी राजनेता का नहीं, हमारे परिवारों का, हमारे समाज का, सबका एक मिली जुली उपलब्धि है। और वो पूरा समाज और जो संस्थाएं जो है वो उन खिलाड़ियों के साथ खड़ी हुई है आज भी जो है। तो अभी जी, कानूनी लड़ाई भी जारी है कानून के स्तर पे, चाहे वो हरियाणा का मंत्री संदीप सिंह हो चाहे वो ब्रिजभूषण हो, उनको अभी तक क्लीन चिट नहीं मिली है। हमें जी, अपनी वो लड़ाई जो है वो शिद्दत के साथ लड़नी चाहिए और तमाम जन दबाव के माध्यम से जो इनको संरक्षण मिल रहा है राजनीतिक संरक्षण उसको बेपर्दा करते हुए उनको मजबूर करना चाहिए कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो भी सिस्टम जो भी प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं वो सब की इम्प्लीमेंटेशन हो और हमारी आगे आने वाली पीढ़ी जो है वो अपने पूरे डिग्निटी और मान सम्मान के साथ अपने खेल के करियर को जारी रख सके और हम भी वहां पे दावेदार की तरह से उपस्थित रहे। ये जो 41 वोट इनको मिले हैं WFI के चुनाव के अंदर ब्रजभूषण के प्यादे को जो ये 21 वोट मिले हैं ये कोई वैधता उनको नहीं देते हैं जीत की उस तरह से। सबको ये पता है कि इस जीत के पीछे जो है एक तरफ जहां पे मतलब निहित स्वार्थी लोग जुड़े हुए हैं, बाहुबली मतलब पावर जो है मसल पावर का भी रोल है और सबसे बड़ा जो है पॉलिटिकल पावर का रोल है जो इसको संरक्षण दिया गया है। ये नागरिकों का बड़ा हिस्सा जो है वो इसको भी समझता है और इन हमारी पहलवानों ने जिस बहादुरीपूर्ण तरीके से अपना आंदोलन लड़ा है अपनी आवाज उठाई है उसको भी सारा मतलब पूरा समर्थन दिया है पूरे समाज और बिल्कुल। नागरिकों ने। बिल्कुल जगमती जी इसी से एक बात निकलती है कि प्रधानमंत्री मोदी लगातार कहते हैं कि वह परिवारवाद खेलों से खत्म कर रहे हैं, जातिवाद और क्षेत्रवाद खत्म कर रहे हैं। दूसरी तरफ वो खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए बाकायदा कई योजनाएं और कोशिशें कर रहे हैं। तो क्या उसका परिणाम इस तरह दिखाई दे रहा है? दोनों में से कोई एक चीज तो झूठ जरूर है। देखिए वो दिखावा एक चीज है और हकीकत दूसरी चीज है। छद्म मतलब करना इस वर्तमान रेजीम का बहुत ही इसके चरित्र का बड़ी विशेषता है कि वो दिखाने में लफाजी में जो कहते हैं
आचरण जो है वो उसके बिल्कुल खिलाफ करते हैं। जी, चाहे तो खेलों के बजट का सवाल हो, अगर वो बढ़ाया गया हो कहीं पे, या मतलब जो महिलाओं की सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए जो भी एंटी सेक्सुअल हरेसमेंट कमेटीज जो है वो जहाँ पे नहीं बनी हुई है, वहां पे कोई किसी को सजा देने का सवाल हो, मतलब अभी भी जो ब्रिजभूषण शरण सिंह है, जब वो डब्ल्यूएफआई के अध्यक्ष थे, एकदम जब उनके खिलाफ ये शिकायत आई तो उनको तो इसी आधार पर हटाया जा सकता था कि वो डब्ल्यूएफआई के अध्यक्ष थे और देर वॉज नो एंटी सेक्सुअल हरेसमेंट कमेटी। तो जो तथ्य है, मतलब कि आप खेल को बढ़ावा किससे दे सकते हैं? आप बढ़ावा दे सकते हैं कि बजट में इंक्रीज किया जाए, आप खेल सुविधाओं का प्रचार प्रसार जो है वो व्यापक पैमाने पे किया जाए, आप जो नियम कायदे हैं फेडरेशन एसोसिएशन उनके हिसाब से काम करे, ये सुनिश्चित करें। लेकिन इन तीनों पहलुओं के आधार पे अगर समीक्षा की जाए तो तमाम तरह की मतलब गिरावट नजर आती है। कोई किसी तरह का पूरे खेल जगत के लिए या महिलाओं के खेल के लिए कोई अलग से, जब आपने ये कहा था कि अब केवल बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नहीं, बेटी खिलाओ, जी, उसका मीनिंग देर बाय उसके निहितार्थ ये थे कि आप देश के अंदर एक ऐसी महिला खेल नीति बनाते कि जिससे महिलाओं के लिए जो हमारे पितृसत्तात्मक समाज में खेल जैसे व्यवसाय में आगे आ रही हैं, ज्यादातर गरीब परिवारों की लड़कियां हैं, दे आर वल्नरेबल इस तरह की लैंगिक हिंसा और यौन हिंसा के लिए। तो उनके घरों के आसपास, उनके गांव के अंदर, गांव की लड़कियां ज्यादा खेलती है, वहां तक आप इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसका फैलाव करते, और तमाम तरह के गरीब परिवार से आने वाली लड़कियों को इंसेंटिव्स देते। मतलब एक ऐसी खेल नीति देश के अंदर बननी चाहिए थी उस समय के ऊपर, क्योंकि साक्षी मलिक को देखकर, पीवी सिंधु को देखकर पूरे देश के अंदर जो अभिभावक थे और जो मोदी जी ने कहा कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ नहीं, केवल बेटी खिलाओ, तो उन्होंने तमाम लोगों ने अपनी बेटियां जो है वो खेल के मैदान में उतारी और खुद भी मोटिवेट होके वो लड़कियां सामने आई। लेकिन जो मतलब उनको सुविधाएं चाहिए थी, जिस तरह की एडमिनिस्ट्रेटिव क्लीन मशीनरी चाहिए थी, उन पक्षों के ऊपर कोई कदम नहीं उठाए गए, ये केवल लफाजी की गई, जुमलेबाजी जो और क्षेत्रों में भी की गई है वही यहाँ पे की गई है। कहने को चाहे वो कुछ भी कहे, लेकिन जो फैक्ट्स है, फैक्ट्स के आधार पे समीक्षा होगी, वो एक फैक्ट्स एक जो है बीच में उनके कहे छोटा-सा गए को सपोर्ट नहीं बात को करते। आगे बढ़ाने के लिए एक छोटी-सी जानकारी और भी, चूँकि आप खुद खिलाड़ी रही हैं, हरियाणा से खेलती हैं, सबसे ज़्यादा लड़कियाँ सभी समाजों की खेल रही हैं, वानी में भी, हॉकी में भी, हर क्षेत्र में। एक चीज़ बताइएगा कि जब जाट समाज से आने वाली लड़कियों की ये हालत है, जो ताकतवर समाज है हरियाणा का, तो जब दलित समाज से, पिछड़े समाज से वहाँ लड़कियाँ आती होंगी खेल के क्षेत्र में, तो उनको किस तरह की स्थितियाँ झेलनी पड़ती होंगी? वह तो बहुत भयावह होगा। जी, पहली बात तो ये है अजय कि इन तबकों से, दलित तबकों से या अल्पसंख्यक तबकों से अभी तक कोई मतलब उनकी मुख्य धारा खेल में आने लगी हो, ऐसे हालात ही नहीं बने हैं। क्योंकि उनका एक तो जो दलित परिवारों से आते हैं उनके पोषण का जो स्तर है, जी, आमतौर पे भी जो पोषण का स्तर है वो बहुत अच्छा नहीं है। खुद हम मतलब किसानी परिवारों से आते हुए हम जब वहां पे इंडियन टीम के लिए ट्रेनिंग कैंप में होते थे, तो हमें चार चार तरह के सप्लीमेंट दिए जाते थे, क्योंकि हमारा जो स्वास्थ्य का स्तर था वो उस ट्रेनिंग लोड को बियर कर पाए, इस तरह की मतलब स्थितियां नहीं थी, तो उसको कंपनसेट करना पड़ता था इन जनरल भी। क्योंकि हमारे समाज के अंदर, पितृसत्तात्मक समाजों के अंदर लड़कियों को, महिलाओं को जिस तरह की डाइट मिलती है, जिस तरह का मूल्य मान्यताएं हैं, तो वो पोषण का स्तर उनका भी नहीं है ज्यादातर तबके का। तो जी, परंतु जो उसमें भी जो दलित तबके से आती हैं, उनका तो जो स्वास्थ्य और जो पोषण के जो पैरामीटर्स हैं उनके,
वो भी, और एक तरह से सांस्कृतिक तरीके से भी मतलब थोड़ा-सा ऐसे हालात हैं कि उनको खेल में उतना ज़्यादा प्रोत्साहन जिसकी ज़रूरत है वो नहीं मिलता है। तो बहुत छोटी लेयर जो है उनकी अभी खेलों में पदार्पण करने लगी है, अल्पसंख्यक और ये जो दूसरे जो दलित तबके हैं। और जी, जो आप अपन कास्ट से भी जो आ रही हैं वो कंपैरेटिवली मतलब अपवर्ड मोबिलिटी के लिए खेल जैसे क्षेत्र का चुनाव वो बच्चे करते हैं जो तुलनात्मक दृष्टि से जिनकी आर्थिक सामाजिक पृष्ठभूमि जो है वो कंपैरेटिवली गरीब परिवारों के होते हैं, जी, क्योंकि हमारा जो समाज है यहाँ पे तो मानसिकता ज्यादातर ये रही है, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, जी, निरुत्साहित किया जाता रहा है। और ऐसे में जिन तमाम विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए इस देश की खिलाड़ी लड़कियां जो है जिस तरह के नतीजे दे रही है वो अपने आप में मतलब बहुत बड़ी उपलब्धियां हैं। और पूरे समाज को, पूरी सरकारों को, पूरे प्रशासनिक मशीनरी को इन लड़कियों के साथ जो है खड़े होके उनका मनोबल बढ़ाना चाहिए। लेकिन दुख की बात यह है कि आज बाढ़ खेत न खा, मतलब ऐसी स्थिति बनी हुई है कि हरियाणा के अंदर तो मंत्री जो है खेल मंत्री वो असॉल्ट कर रहे हैं, रेप अटेम्प्ट टू रेप एक खिलाड़ी के ऊपर। और पूरे देश में जो जिस खेल के अंदर सबसे ज्यादा लड़कियां मेडल जीत रही है कुश्ती के अंदर, उसके अध्यक्ष स्वयं, उसके अध्यक्ष जो है वो इस तरह के आचरण में लिप्त पाए गए हैं। तो ये दो चीजें जो है, एक तरफ लड़कियों का हौसला और दूसरी तरफ ये सरकारों और खेल के ढांचों का उनके प्रति जो गैर जिम्मेदाराना रवैया है, ये दोनों चीजें जो है अपने आप में बहुत अलग जगह के ऊपर खड़ी। तो ये बताइए कि क्या आपको लगता है कि हमारे उपसभापति महोदय, राज्यसभा के सभापति महोदय को क्या अब फिर से एक बार लगेगा कि जाट समाज की बेइज्जती हुई है, किसान की बेटी की बेइज्जती हुई है, ऐसा उन्हें लगेगा? जी, उनको अगर वो इस बातचीत इसमें विश्वास रखते हैं कि उनकी अगर मिमिक्री की गई, मात्र मतलब नकल कर दी किसी ने, नकल करना हमारे यहाँ पे जो हरियाणा के लोग जो सांग देखते हैं शुरू से सांस्कृतिक फिल्म में, उसमें नकली जो है एक उसका अभिन्न हिस्सा होता है, एक नकलची उसमें जो है इसी तरह से फिल्मों के अंदर भी सब जगह के ऊपर वो मिमिक्री करना एक व्यवसाय भी है और एक तरह से वो हमारे मनोरंजन और दूसरे गंभीर कार्यों का हिस्सा है, अभिन्न हिस्सा उस तरह। जी, उनकी तो केवल मिमिक्री करने से ही प्रतिष्ठा जो है वो हिल गई और दुहाई दी गई कि मतलब कोई सांसद ने कहा कि जाट का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। तो ऐसे में ये जो लड़कियां हैं जिन जो विश्व विजेता रही और जिनको आज अपने देश के अंदर ये सिस्टम ने मतलब इतना निराश करके विफल कर दिया, एक तरह से हरा दिया, तो उनके दिल पे क्या गुजरी होगी अगर उनके अंदर थोड़ा सा भी कोई बचा हुआ है धनखड़ साहब या उसके हितैषी जो है तो उनको आज थोड़ा बहुत तो बोलना चाहिए इस पक्ष के ऊपर भी कि किस तरह से इन लड़कियों को तमाम मतलब फ्रेब, तमाम तरह की जो वायलेशंस है हमारे रूल्स एंड नॉर्म्स की, उन वायलेशन को करते हुए किस तरह से इनको निराशा की तरफ धकेला गया, हराया गया है। तो इनका इनके ऊपर भी थोड़ा बहुत उनको मुंह खोलना चाहिए अगर जी। जरा सी भी मर्यादा उनके अंदर है तो। आखिरी सवाल आपसे जगमती जी इस बात पर कि साक्षी मलिक ने संन्यास की घोषणा कर दी, यह एक व्यक्तिगत लड़ाई तो नहीं थी। आप भी कह रही हैं कि मैदान से नहीं जाना चाहिए। तो एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी से जो महिला अधिकारों की एक प्रखर
ताकत के रूप में उभरी है? क्या इस तरह से सरेंडर कर देना, इस तरह से हार मान लेना, हताश हो जाना, क्या इन जो इस मानसिकता के लोग हैं, इनको बल नहीं मिलेगा, इनकी गुंडागर्दी, इनका बल नहीं बढ़ेगा? निश्चित रूप से आज बृजभूषण शरण सिंह जो हैं वो अपने आप को मजबूत महसूस कर रहे होंगे, क्योंकि तमाम सत्ता के संरक्षण की बदौलत जो है आज थोड़ा सा उनका काला मुंह जो है वो और उनको सफेद होने का इल्यूजन जो है वो पैदा हुआ होगा। और तमाम इस तरह की जो प्रतिक्रियावादी ताकतें हैं जो नहीं चाहती हैं कि इस देश की महिलाएं और इस देश के गरीब लोग आगे बढ़ें, उनके मंसूबों को थोड़ा सा मतलब हौसला मिला होगा। परंतु जब आप न्याय के संघर्ष में होते हैं तो ये उतार चढ़ाव और सफलता विफलता उसका हिस्सा है। जैसे हम खेल में भी साक्षी मलिक और को ये सोचना पड़ेगा कि खेल में भी हमारी हार भी होती है और जीत भी होती है। इसी तरह से जो न्याय का संघर्ष है इसके अंदर हार भी होंगी, जीत भी होंगी, लेकिन हमें प्रतिक्रियावादी ताकतों को अपने मंसूबे पूरे करने के लिए बिल्कुल मतलब अपने संघर्षों को छोड़ना नहीं है, बल्कि और भी ज्यादा इच्छा शक्ति के साथ जो है वो लड़ाई लड़ने का अपना मन बनाना चाहिए। उन्होंने जिस तरह से देश के सामने एक उदाहरण पेश किया, इतने खूंखार और बाहुबली, और जिसको मतलब तमाम लोग जो कहते रहे कि माफिया, उसके खिलाफ जब उन्होंने आवाज उठा दी, और आवाज उठाने में अगर देश के सिस्टम से जो अपेक्षा थी उनको, वो सिस्टम उस तरह उस जगह पे नहीं खड़ा हो पाया, तो हमें इसमें से दो ही सबक निकालने चाहिए। एक सबक ये है कि अभी कानूनी लड़ाई जो है वो खत्म नहीं हुई है, पूरी शिद्दत के साथ उस कानूनी लड़ाई को लड़ा जाए, और इस तरह की ताकतों को जो महिलाओं को पीछे धकेलना चाहती हैं, जो सिस्टम को विकृत करना चाहती है, उनको परास्त करने के लिए हमें जन आंदोलनों के साथ जुड़ के, और ये जो इस तरह के मुद्दे हैं, महिलाओं की खेलों में पूरी गरिमा उनको मिले, पूरा आगे बढ़ने का रास्ता मिले, इन मुद्दों के ऊपर जन आंदोलनों के माध्यम से भी एक वातावरण जो है उसको बदलने के लिए प्रयासरत रहना चाहिए, और इनकी जवाबदेही सुनिश्चित करनी चाहिए। चाहे वो ये मंत्री बैठे हैं, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी बैठे हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट बैठे हैं, हमें दुख है कि उन्होंने भी जो करना चाहिए था वो नहीं किया है। पीछे जब ये इनकी एफआईआर जब दर्ज करवाना चाह रहे थे, लेकिन ये कोई भी डेमोक्रेसी के अंदर जो है वो अपने आप में एब्सोल्यूट नहीं है। सबको जो हैसियत दी गई है, जो पावर दी गई है, वो हमारे संवैधानिक और इन प्रावधानों से दी गई है, और उसमें लोकतंत्र में हमें ये हक मिला हुआ कि हम हरेक की जवाबदेही सुनिश्चित कर सकते हैं। और हम उनको बताना चाहते हैं कि हम हरियाणा के अंदर यहाँ के खेल मंत्री के खिलाफ पिछले लगातार 2 साल से लड़ रहे हैं ये लड़ाई। और असल में ये जो हमारी कुश्ती की खिलाड़ियों का आंदोलन जो है वो हरियाणा के अंदर जो आंदोलन चल रहा था खेल मंत्री की यौन हिंसा हिंसा के खिलाफ, उसी पृष्ठभूमि में ये भी खड़ा हुआ एक तरह से। तो आज भी वो लड़ाई जो है वो लड़की भी लड़ रही है, और हम जो सामाजिक संगठन है हम भी लड़ रहे हैं, और हम अनेकों जगह के ऊपर हमने भी जीत हासिल करी है, और अभी भी हमें आशा है कि आने वाले समय में उसमें मतलब कानूनी लड़ाई में हमें सफलता मिलेगी, और जन आंदोलन के माध्यम से भी हम किसी भी संस्था की जवाबदेही सुनिश्चित किए बिना छोड़ने वाले नहीं है। इसलिए मन जो है उसको निराश ना होने दें, अपने पूरे इच्छा शक्ति और अपनी ऊर्जा को दोबारा से समेट के और फिर से मैदान में उतरने का मन बनाना चाहिए कि किस तरह से और मतलब प्रखरता के साथ हम अपनी न्याय की लड़ाई को जारी रखें। शुक्रिया आपका बातचीत के लिए, धन्यवाद। हमारे साथ बातचीत कर रही थी जगमती सांगवान। वह महिला अधिकारों की जानकार हैं, संघर्षों में शामिल रहती हैं और उसके साथ-साथ खुद भी खिलाड़ी रही हैं, और बताया उन्होंने कि
हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह को लेकर लगातार संघर्षों में समय गुजर रहा है, उनके साथ संघर्ष जारी है। इतना ही नहीं, हरियाणा की अगर बात करें तो पिछले 5 वर्षों में 24 महिलाओं ने नामज़द खिलाड़ियों ने नामज़द रिपोर्ट दर्ज कराई है, जो सरकार ने स्वीकार किया है। ऐसे में साक्षी मलिक का यह संन्यास देश को न सिर्फ शर्मसार कर रहा है, बल्कि यह भी साबित कर रहा है कि इस देश में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की भी खिलाड़ी अगर लड़की है, तो वह पुरुषों के सामने यानी मर्द माफियाओं के सामने कहाँ खड़ी है। यह एक बड़ी चुनौती है, हम सब के लिए चुनौती है, एक सक्षम और सजग समाज के सामने चुनौती है कि नारे किस तरह से जुमलेबाजी में बदल जाते हैं और वादे किस तरह से सत्ता के जूते तले रौंदे जाते हैं, यह साफ दिखाई दे रहा था। और जब जगमती जी कह रही थी कि आज थोड़ा चेहरा सफेद हो गया होगा ब्रिजभूषण शरण सिंह का, तो ज़ाहिर तौर पर वह मीडिया बाइट में दिखाई दे रहे थे। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार जो औरतों के लिए बार-बार कहती है कि वो काम कर रही है, क्या यही काम है? क्या यही चेहरा है? ये एक ऐसी खिलाड़ी जिसने मैदान में अपने बाजुओं में कस के अपने विरोधियों को धूल चटा दी होगी, आज वो रोते हुए माइक के सामने से निकली है। ज़ाहिर तौर पर हम सबके लिए बेहद शर्मनाक है, शर्मसार होने वाला है और 21वीं सदी के 75वें वर्ष में जब हम अमृतकाल मना रहे हैं, तो वह लड़की जो लड़ रही थी इन माफियाओं के खिलाफ, वो रोते हुए विदा ली है। यह सब उन पिताओं के लिए, संघर्ष करने वाले उन सभी लोगों के लिए जो आधी-आबादी को सक्षम देखना चाहते हैं, उन सब के लिए 21वीं सदी का सबसे बड़ी चुनौती है और सबसे बड़ा मैसेज भी। शुक्रिया आपका, धन्यवाद। धन्यवाद अजय।